सिक्योरिटी से अविनाश गोरक्षकर साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा लग रहा है इस बड़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट में आपको जोड़ते हुए। तो सबसे पहले तो गुरु मंत्र दीजिए। ये जो ऊपरी स्तरों पर अक्सर निवेशक फंस जाते हैं और अक्सर पोर्टफोलियो में कई बार कोई कोई सेक्टर भी ऐसा होता है जो पूरा खेल खराब कर देता है। तो किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कितना समय देना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लॉन्ग टर्म बात तो करते हैं, लेकिन कई बार बड़े लंबी अवधि तक अगर आप किसी पोर्टफोलियो को ठीक तरीके से रिव्यू ना करें तो नुकसान का दायरा या एक दायरे में फंसे रहने का जो पूरा सिस्टम है वो लगातार चलता रहता है। मैं आई थिंक प्रशांत, ये जो आपका थीम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंस में देखिए, अगर आप रिटर्न कमा नहीं पाते तो बेसिकली लोगों का जो इंटरेस्ट होता है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरा तो यही मानना है कि देखिए, आप फंडामेंटल अप्रोच अगर लेते भी हो तो आई थिंक यू नीड टू बुक आउट प्रॉफिट्स एट अ रेगुलर इंटरवल। हम कहते हैं ना कि अगर मान के चले 50 रुपए का स्टॉक अगर 75 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, तो हम तो हमारे क्लाइंटों को ये कहते हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट तो बुक कर लीजिए, अपना कैपिटल रिकवर कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मली अभी कैसा मार्केट हो चुका है कि शेयर बाजार में साइकिल चलती है, 3-4 महीना या 6 महीना एक थीम चलती है, उसके बाद दूसरी थीम चलती है। क्या होता है कि पुराना शेयर जो होता है उसमें इंटरेस्ट निकल जाते हैं और वापस बिकवाली का प्रेशर आता है, तो इसके बीच में क्वार्टरली नंबर्स आते हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है। तो मेरा तो एक सिंपल फंडामेंटल गुरु मंत्र रूल है कि जब भी आपको थोड़ा सा पैसा बनाने का मौका मिलता है, एटलीस्ट 25-30% आपको अपसाइड मिलता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ट्राई टू रिड्यूस योर एवरेज कॉस्ट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके बाद एक सिंपल सी बात है कि आपको कैपिटल जितना आपका कॉस्ट कम करना है वो आपको करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी। अगर बाजार गिरता भी है तो यू आर सेफ दैट भाई आपने 50% शेयर्स में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है, बैलेंस 50% तो आपके काफी सस्ते के एक्विजिशन वाले शेयर्स है। तो इस तरीके से यू कैन राइड द ट्रेंड एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जी बिल्कुल। अविनाश जी, ये बताइए कि ये जो शेयर्स है इनमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का सिस्टम क्या है? कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, हमारा तो थंब रूल है कि नॉर्मली 20-25% अगर शेयर कोई बढ़ता है तो एटलीस्ट एक 10%, 15% जो होल्डिंग है वो आप निकाल लीजिए। पूरा क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान के चलिए कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आगे की कमेंट्री मैनेजमेंट की अच्छी है, तो डेफिनेटली आगे भी स्टॉक चलेगा। लेकिन हमने नॉर्मली देखा है क्या है कि स्टॉक एक पीक लेवल तक जाता है, उसके बाद वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो आई वुड से दैट 10-15% आपका जो भी पोर्टफोलियो का साइज है उसमें से स्लाइसिंग करके थोड़ा सा प्रॉफिट निकालिए। और ये कम से कम इट शुड नॉट बी वन टाइम। मेरे ख्याल से अगर शेयर और 25% बढ़ गया तो वापस 10-15% निकालिए। तो इससे क्या होगा कि आपका कैश फ्लो भी बनेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू विल नॉट बी लेफ्ट लुकिंग ओनली एट पेपर प्रॉफिट्स। रिटेल निवेशकों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो सिर्फ पेपर प्रॉफिट देखते हैं, वो कैश फ्लो कभी कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये बैक टू बेसिक्स वाला जो हमारा ये शो है, उसकी तमाम बातें अगर आपने मिस भी कर दी हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इतनी अहम बातें अविनाश जी बता रहे हैं और इनमें सारी चीज़ें तो नोट डाउन करना इतने कम समय में आसान नहीं है, तो घबराइए मत। ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो है वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे, वहाँ से आप रिविजिट कर सकते हैं। चलिए, अब ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाते हैं और आप देख भी रहे होंगे कि 50 वीक टू वीक हाई से जो करेक्शन है, गिरावट जो है वो किन किन दिग्गजों में नजर आ रही है। तो आप देखिए, तेजस नेटवर्क का आपने 52 हफ्ते की ऊंचाई से लगभग 63.5% टूटा हुआ है। एसकेएफ देखिए लगभग 62%, प्राज इंडस्ट्रीज में भी लगभग 62% का यहां पर करेक्शन अपने 52 वीक हाई से नजर आ रहा है। सीमेंस में लगभग 60%, वेदांता में देखें, वेदांत फैशन में देखें तो लगभग 59% से ज्यादा की का करेक्शन है। ओला इलेक्ट्रिक, मतलब ओला इलेक्ट्रिक तो अपने आप में एक केस है, जिस तरह से हमने देखा 59% अपने 52 वीक हाई से नीचे। और इसके अलावा कोहेंस लाइफ साइंसेज, ये तमाम स्टॉक हैं। तो अविनाश जी, ये जो नाम मैंने लिए इनमें मैं स्टर्लिंग एंड विल्सन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जिंदल सॉ, इन सबको भी जोड़ूंगा। दिग्गजों की भी पिटाई हुई है, दिग्गज भी कहीं ना कहीं इस गिरावट का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में कहीं लग रहा है कि इन दिग्गजों में कहीं दांव लगाया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो मैं शेयर बताने के पहले आपको यही बताऊंगा कि जिन लोगों ने शेयर्स बेचे ही नहीं है उनको बहुत दुख होता होगा, क्योंकि अभी ऊपरी लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हो चुके हैं। हालांकि ऑल दीज कंपनीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो नॉर्मली यही होता है रिटेल निवेशकों का कि ये बेचते ही नहीं।
और अल्टीमेटली जब नीचे आते हैं तब वो परेशान होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि देखिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड नॉन इमोशनल व्हेन यू वांट टू बुक आउट सम प्रॉफिट्स आउट ऑफ योर शेयर्स, अनलेस दैट इज डन पैसा बनेगा नहीं, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसा है। आप अगर 5 साल का व्यू लेके काम करोगे तो पैसा बनेगा नहीं, आपको कम से कम एवरी 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन तो इम्पोर्टेंट है, बट इंटरमीडिएट सेल ऑफ इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। अभी ये शेयर जो आपने मेरे को बताया उसमें से एसकेएफ और प्राज इंडस्ट्रीज मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग बेट्स होंगे। देखिए तेजस नेटवर्क में भी अगर आप जानते हो तो टाटास ने अभी यहाँ पे स्टेक लिया है। तो इफ यू लुक एट द 5G रोल आउट विच इज गोइंग टू हैपन, प्लस जिस प्रकार का एक्सपेंडिचर आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई दूसरी कंपनी ऐसी नहीं है तेजस नेटवर्क के मुकाबले में अच्छा प्राइसिंग दे, अच्छा प्रोडक्ट दे। तो अगला 1.5-2 साल तो अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा पेन अगर आप सहने की ताकत रखते हो एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, तेजस नेटवर्क कैन मेक गुड मनी। अगेन एसकेएफ जो कंट्री का सबसे बड़ा बॉल बेरिंग मैन्युफैक्चरर है, अभी ऑटो में अगर ग्रोथ आता है जीएसटी कट्स के बाद तो बेरिंग की कंजम्पशन तो जरूर बढ़ेगी, ओईएम सेल्स बढ़ेगी, और एमएनसी कंपनी है तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगी। प्राज इंडस्ट्रीज की मैं अगर बात करूं तो कंट्री का सबसे बड़ा एथेनॉल मैन्युफैक्चरर है। एथेनॉल का जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर प्लान किया है, देखिए ऑलरेडी क्रूड के प्राइसेस सॉफ्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट एथेनॉल पे आया है, बट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एथेनॉल इन अ बिग वे। तो 2-3 शेयर जो ये है, यहाँ पे अगर आपको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है तो आप एटलीस्ट एक थोड़ा अमाउंट आप यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि जब बाउंस बैक आएगा तो मुझे लगता है कि शायद जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में आपको दिखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज इंप्रूविंग, वॉल्यूम इज इंप्रूविंग, एंड ऑब्वियसली दीज आर ऑल वेरी गुड मैनेजमेंट्स। इनके मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मैनेजमेंट है जिसने डिलीवर नहीं किया है। तो थोड़ा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। हालांकि ऊपरी लेवल से ये गिरे हैं तो आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है कि इसमें जल्दी अपसाइड नहीं मिलेगा, बट अगर आपको अभी खरीदेंगे तो आपको सस्ते भाव में अच्छा बिजनेस मिल रहा है। चलिए, तो याद रखिए 3 अहम स्टॉक इस जो कि करेक्शन का शिकार हुए हैं और जहां पर कहीं ना कहीं एक रिकवरी बहुत बेहतर तरीके से नजर आ सकती है, वो है एसकेएफ, प्राज इंडस्ट्रीज और तेजस। अविनाश जी की राय में, अविनाश जी, ये जो आप बात कह भी रहे थे कि जाहिर सी बात है कि एक टेंडेंसी बन जाती है रिटेल इन्वेस्टर की कि वो कहीं ना कहीं ऊपरी स्तरों पर खरीदारी कर लेते हैं, कब निकलना है ये नहीं सोच पाते हैं। उसके अलावा चूंकि ये बड़ी अहम चर्चा हो रही है, क्या बेसिक फंडामेंटल वक्त वक्त पे चेक करने चाहिए? मतलब कुछ बातें तो आपने बताई, लेकिन अगर मैं मानता हूं कि ये शो जो देख रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा नए लोग होंगे जो ये तजुर्बा पहली बार कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह होगी? किसी कंपनी के फंडामेंटल्स और बाकी पहलू में किन बातों को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो देखिए, कोई भी स्टॉक में एंट्री करने के पहले आपको देखना है कि उस स्टॉक का प्राइस परफॉर्मेंस क्या है। अगर वो शेयर ऑलरेडी 2 गुना 5 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है और उसके बाद आप एंटर करते हो तो आपको अल्फा बनाने का मौका मिलेगा ही नहीं। हम एनालिस्ट है तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कंपनीज में एंटर करें जो नॉन ग्लैमरस है, नॉन फैशनेबल है, जो कोई बात नहीं करता है। तो ऐसे जगह पे आपको पहले नजर रखनी है, और ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आजकल तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलता है, तो थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। देखिए प्रशांत, प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को मेहनत करनी नहीं है, उनको जल्दी जल्दी काम करके पैसा लगाना है। अगर आईपीओ की भी बात करें तो मैं समझता हूँ कि काफी लोग ऐसे हैं जो बेसिक प्रोस्पेक्टस पढ़ते नहीं है, वो जानते नहीं कंपनी क्या करती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो थोड़ा बहुत होमवर्क आपको करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो चर्चे में नहीं है शेयर, पहले उसके ऊपर फोकस करिए। और जो ब्लू चिप कंपनी है, जैसे ऊपर लेवल से आपने जो बताई जो नीचे गिरी है, आपको मेरे ख्याल से देखना है कि उसका प्राइस एक्शन पिछले 6-12 महीने में कैसा है। अगर वो ऑलरेडी 5 गुना 10 गुना बढ़ी है तो देन आपको कोई बड़ा गेन मिलेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स कम ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड, वो क्विक गेन्स बनाने के लिए ही आते हैं। आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो ठीक है, बट अगर आपका नजरिया 3-6 महीना है तो then there is no point in entering in these already kind of counters। तो पहले तो ये देख लीजिए। और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए कंपनीज अपने कॉन्फ्रेंस कॉल करती है, अपने एनालिस्ट मीट्स करती है, तो आजकल तो वो भी इंफॉर्मेशन सबको मुफ्त में अवेलेबल है। कॉन्फ्रेंस कॉल कोई भी लॉग इन करके अटेंड कर सकता है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करिए। उसका कॉन कॉल अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो उसका कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट मिलता है। देखिए ये सारी बातें इंफॉर्मेशन ड्रिवन है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा वो और भी पहले से अच्छा होगा। तो आई थिंक दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हिच आई थिंक द रिटेल इन्वेस्टर शुड डू, बट ये जरूरी है अगर, क्योंकि उनका ही हार्ड एंड पैसा है।
बिल्कुल अविनाश जी, सही कह रहे हैं आप कि स्टॉक लेना ही एक काम नहीं होता है, बल्कि बीच बीच में फंडामेंटल्स भी चेक करने चाहिए। लेकिन अब नया साल आ रहा है, ट्रेड डील से भी काफ़ी अच्छी उम्मीदें नज़र आ रही हैं। आप बताइए, आप अगले आने वाले समय के लिए कौन सी जो सेक्टर्स है, कौन सी थीम पर फोकस कर रहे हैं, कौन सी है आपकी टॉप पिक्स? देखिए, मेरे ख्याल से टॉप पिक्स में तो हमको सरकारी बैंक्स पसंद है, और एक बैंक जो हमको काफी लगता है बहुत अंडर वैल्यूड है, प्लस यहाँ पे एक इवेंट ट्रिगर भी है, वो है आईडीबीआई बैंक। देखिए, अभी खबरें तो आ रही है कि आईडीबीआई बैंक कोटक बैंक लेगा, अभी ये कंफर्म नहीं है, बट एक बात तो क्लियर है कि इस बैंक ने बहुत काम किया है। मेरे ख्याल से इनकी एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक हो चुकी है, प्लस पूरी तरह से बैंक प्राइवेट सेक्टर को बेची जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा। थर्ड क्वार्टर नंबर ऑल्सो विल बी गुड। इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में भी नंबर्स प्रॉफिट के काफी अच्छे हैं। पिछले साल 7,600 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने किया था, तो मुझे लगता है कि 125-130 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। उसके बाद कौन सा बायर आता है, किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनती है, वो आपको देखना पड़े, बट एट 100 रुपीज इट लुक्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव, तो ये एक फर्स्ट हमारा चॉइस रहेगा। बिल्कुल, तो ये तो थी बैंक की बात, लेकिन आईटी और ऑटो सेक्टर से आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, ऑटो में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा पसंद है। आपके चैनल पे हमने बहुत बार ये स्टॉक बताया, बट हमको अभी भी लगता है कि इस लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली जिस प्रकार की पोजीशनिंग इनकी यूवी सेक्टर में है, ट्रैक्टर सेक्टर में है, इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार में है, करीबन 4,000 का फर्स्ट टारगेट हो सकता है। बहुत ही वेल मैनेज ग्रुप है, और महिंद्रा ने कोई भी जगह पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू किया नहीं है, तो आई थिंक दैट गोज अ बिग वे इन सेइंग दैट यहाँ पे कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी भी बहुत बढ़िया है। तो एमएनएम डेफिनेटली अगर आप एसआईपी मोड में भी खरीदे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इन ऑटो कंपोनेंट्स भी लाइक ये कंपनी है श्रीराम पिस्टन्स, ये भी हमारी आपके चैनल पे पहले बताई कंपनी है। करीबन 2560 2550 का रेट चल रहा है। मुझे लगता है कि जो भी ऑटो सेक्टर का ग्रोथ आएगा ओईएम सेक्टर में, रिप्लेसमेंट में, इंजन कंपोनेंट्स आर अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, तो यहाँ पे कंपनी को काफी फायदा होगा। कंपनी बेसिकली पैसेंजर कार, ट्रैक्टर, यूवी सारे सेगमेंट्स को केटर करती है, और करीबन 516 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल था, इस साल करीबन 600 सवा 600 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे करीबन 2900 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और फाइनली आईटी में हमको इन्फोसिस पसंद है। देखिए, बहुत लोग कहेंगे कि इन्फोसिस में रखा क्या है, बट आईटी में मुझे लगता है कि पूरी तरह से नेगेटिविटी अभी प्राइसेस में फैक्टर्ड इन है। 1550 1580 का रेट चल रहा है, अभी 1800 में बायबैक भी इन्होंने अनाउंस किया था। मुझे लगता है कि होपफुली इंडिया यूएस ट्रेड डील होती है, जनवरी से ऑर्डर विंस आते हैं, तो करीबन वापस 1700-1800 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली आपको इन्फोसिस में मिल सकता है, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और फाइनली रियल एस्टेट में हमको अनंतराज पसंद है। देखिए, ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत यूनिक है। रियल एस्टेट बिजनेस तो करती है नॉर्थ इंडिया में, एनसीआर रीजन में, बट इनका डेटा सेंटर का बहुत बड़ा बिजनेस है। स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, करीबन 650 700 रुपए में मेरे ख्याल से इन्होंने क्यूआईपी भी किया था करीबन 4-5 मंथ्स बैक। तो इनके पास काफी बड़े इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और प्लस डेटा सेंटर बिजनेस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो ये भी मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 12-15 महीना है, तो यहाँ पे भी 675-680 का टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये सारे सेफ स्टॉक्स मैंने आपको बताए, जो मुझे लगता है कि अगर कोई प्रॉपरली इन्वेस्ट करके होल्ड करता है 12-15 महीने के लिए, तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। चलिए, तो अनंतराज, एमएनएम, इसके अलावा श्रीराम पिस्टन्स, आईडीबीआई बैंक, इन्फोसिस, ये तमाम टॉपिक अविनाश जी की तरफ से। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा रहा शो, और मेरे ख्याल से ये जो बैक टू बेसिक्स हमने किया है, ये बड़ा आवश्यक हो जाता है इस तरह के बाजार में, जिनके बारे में लोगों को कई बार इस तरह का तजुर्बा कम होता है।